हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग सेशन 16 जो है कवर करेंगे। वर्ड पार मेड इजी जो बुक है उसका। एंड सेशन 1 से लेके 15 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंड उसमें आपको सभी प्रीवियस सेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो 1 से लेके 15 तक अगर आपने सेशंस कंप्लीट नहीं किए तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी हमारा कुछ बैकलॉग चल रहा था, तो अब ये सेशन आज जो है 16 जनवरी है, तो आज ही का ये सेशन है। तो आज हमारा जो ये बैकलॉग कंप्लीट हो गया, कल से जो है फिर हम मतलब ईच डे ईच सेशन, मतलब हर दिन एक एक सेशन जो वो करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बुक है वर्ड पावर मेड इजी, लाइक आप अगर इसके बारे में सर्च करोगे तो जैसे मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे सेशंस में इसके बारे में बता चुका हूँ कि अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो एंड अगर आपको वोकैब अपना स्ट्रॉन्ग करना है, वोकैबलरी वाला पोर्शन, तो ये बुक सबसे अच्छी बुक है अगर आपको बिगिनिंग करनी है वोकैबलरी की। ठीक है, बिकॉज ये ऐसी बुक है जिसमें हम रूट वर्ड्स के थ्रू समझते हैं वर्ड्स का मीनिंग कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो एंड उसमें अगर इंग्लिश जो है अगर आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा तो आप इन सभी सेशंस को जरूर फॉलो करो। ये बुक के जितने भी सेशंस हैं, लगभग 45 सेशंस हैं, तो उनको हम करने वाले हैं और हर दिन हम लोग एक सेशन कर रहे हैं। 1 जनवरी 2024 से हमने स्टार्ट किया है, तो हर दिन एक सेशन करेंगे। तो लगभग 1.5 मंथ्स में हमारा ये जो पूरा बुक है ये पूरी कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, एंड उसके बाद फिर हम ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे, जैसे कि टेंसेज हो गए, ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया और आर्टिकल्स, डिटर्मिनस, जो भी छोटे बड़े सारे टॉपिक्स हैं, कंप्रेंशन, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आप जो इनको जरूर फॉलो करो। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, यूपीएससी सीडीएस, यूपीएससी एनडीए, एफकैट, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजेएल हो, ठीक है, सीएचएसएल हो, या कोई भी और अदर एग्जाम हो जैसे सीयूईटी हो गया, तो उसमें अगर आपका इंग्लिश पूछा जा रहा है तो आप इनको जरूर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सेशन 16 को स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। तो सेशन 14 से लेके 17 में जो हमने देखा था लाइक इंट्रोडक्शन के टाइम पे कि हम टाइप ऑफ लायर्स एंड लाइंग की बात कर रहे थे। ठीक है, यानी कि जो झूठे लोग होते हैं वो किस किस तरीके के होते हैं, ये हमने देखा था 14 सेशन में। उसके बाद 15th सेशन में हमने वही जो 14 सेशन में हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे, उन्हीं के मतलब जो रूट वर्ड्स है उनके बारे में पढ़ा था और उनसे रिलेटेड कुछ और नए वर्ड्स के बारे में पढ़ा था। और इस सेशन में भी हम वही करने वाले हैं। 14 सेशन में जो कुछ वर्ड्स पढ़े थे हमने, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ और नए वर्ड्स पढ़ने वाले हैं, उन सारे वर्ड्स के रूट वर्ड को यूज करके। तो यहाँ पर पहला है ऑफ टाइम एंड प्लेस। ठीक है, तो आपको याद होगा कि 14th सेशन में हमने एक टर्म पढ़ा था, वहां पे एक लायर की कैटेगरी पढ़ी थी जिसे हम कहते हैं क्रोनिक लायर। क्रोनिक का मतलब होता है लाइक कोई जो चीज है वो काफी टाइम से चलती हुई आ रही है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे कि क्रोनिक डिजीज होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर है, तो कैंसर क्या एक तरीके की क्रोनिक डिजीज है। उसका अपोजिट क्या होता है, एक्यूट डिजीजेज होता है। ठीक है, अगर डिजीजेस के टर्म्स में अगर हम बात कर रहे हैं क्रोनिक का मतलब, तो क्रोनिक का मतलब लाइक कोई भी चीज ऐसी जो बहुत टाइम से चलती हुई आ रही है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात होगी ऑफ टाइम एंड प्लेस। तो अ क्रोनिक लायर लाइज कॉन्स्टेंटली अगेन एंड अगेन एंड अगेन, यानी कि जो क्रोनिक लायर होता है वो लगातार झूठ बोलता रहता है, बार बार झूठ बोलता है, बार बार बोलता है और बार बार झूठ बोलता है। अ क्रोनिक इनवैलिड इज इल टाइम आफ्टर टाइम। ठीक है, यानी कि समय के बाद समय, फ्रीक्वेंटली, रिपीटेडली, बार बार ये चीज चलती रहती है। द डेरिवेशन ऑफ द वर्ड ग्रीक क्रोनोस, दैट इज टाइम। ठीक है, तो यहां पर ये जो क्रोनिक वर्ड आया है ये ग्रीक रूट वर्ड क्रोनस से आया है। ठीक है, CHRONOS, क्रोनस ये वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, टाइम होता है। और इसका जो नाउन वर्ड है वो है आपका क्रोनिसिटी। ठीक है, क्रोनिक वर्ड का जो नाउन वर्ड है वो है आपका क्रोनिसिटी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एक वर्ड है यहाँ पर एनाक्रोनिज्म। ठीक है, अब नए नए वर्ड्स हम देखेंगे ये क्रोनस जो आपका ग्रीक वर्ड है रूट वर्ड, इसके बेसिस पे। तो एनाक्रोनिज्म जो यहाँ पर वर्ड है इसका मतलब क्या है, इज समवन और समथिंग आउट ऑफ टाइम, आउट ऑफ डेट, बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट एरा। ठीक है, तो एनाक्रोनिज्म का मतलब है कि कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है या कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो आउट ऑफ टाइम हो, यानी कि जो आजकल का अभी समय चल रहा है, आजकल का जो टाइम चल रहा है उससे बहुत अलग हो। ठीक है, या आउट ऑफ डेट हो, यानी कि बहुत पुरानी हो चुकी है वो, या बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट एरा, यानी कि बहुत पहले कहीं किसी पहले सदी की वो चीज हो। ठीक है, आइदर अर्लियर और लेटर, यानी कि अभी की बात हो या फिर फ्यूचर की बात हो। तो कहने का मतलब है जैसे सपोज आजकल हम टाइम मशीन की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, टाइम मशीन को अगर हम डिस्कस करते हैं तो टाइम मशीन बेसिकली क्या है कि जिससे हम टाइम को ट्रैवल कर पाए। तो ये सारी चीजें हम सोचते हैं कि भाई फ्यूचर में ये सब चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। तो लाइक अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो ये एक एनाक्रोनिज्म वाली बात है, यानी कि हम ऐसी बात कर रहे हैं जो अभी पॉसिबल नहीं है लेकिन फ्यूचर में शायद पॉसिबल हो पाए। ठीक है, या मान लो
मान लो कहीं पर खुदाई करी हमने, ठीक है, या आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं जो खुदाई करते हैं और नई नई मतलब चीजें निकालते हैं हिस्ट्री के बारे में, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कहीं पर खुदाई करी एंड उनको जो है 1000 साल पुरानी कोई चीज मिल गई, ठीक है, कोई चीज मिल गई एंड उसकी उन्होंने डिस्कवरी कर दी कि भाई ये खुदाई में हमको 1000 साल पहले की ये मूर्ति मिली है, तो वो जो है वो आपकी आउट ऑफ डेट हो गई, यानी कि बहुत पुरानी मूर्ति है वो, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका एनाक्रोनिज्म हो गया, यानी कि कोई ऐसी चीज जो आउट ऑफ डेट है, यानी कि आज के समय की नहीं है, वो या तो पुराने समय की है या फिर फ्यूचर में आने वाले समय की है। जैसे एग्जाम्पल यहां पर दिए हैं, और यहां पर जो प्रीफिक्स इसमें लगा है ना क्रोनिज्म में, इसमें एना करके एक प्रीफिक्स लगा है, ANA एना, ठीक है। जैसे कि ए प्रीफिक्स हम लगाते हैं नेगेटिव सेंस के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मतलब जैसे कि आप इन प्रीफिक्स लगा देते हो, जैसे कंसिस्टेंट था इनकंसिस्टेंट हो जाता है, उसी तरीके से यहां पर जो है अगर किसी चीज में आप ए प्रीफिक्स लगा देते हो तो उसका भी सेंस जो है नेगेटिव हो जाता है। तो अभी कोई ऐसा वर्ड मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन समझ जाओ, अगर किसी चीज के आगे ए लगा देते हो तो वो आपका क्या बन जाता है, उसका नेगेटिव सेंस बन जाता है। उसी तरीके से एना अगर आप लगा देते हो तो वो भी आपका क्या बन जाता है, नेगेटिव सेंस में वर्ड बन जाता है। तो इसका जो एडजेक्टिव वर्ड है एनाक्रोनिज्म का, वो आपका एनाक्रोनस है, और इसका दूसरा जो एडजेक्टिव वर्ड है वो आपका एनाक्रोनिस्टिक है। तो एनाक्रोनस बोलो एनाक्रोनिस्टिक बोलो एक ही बात है। फिर नेक्स्ट है वेंडर अलोंग 59th Street and Central Park in Manhattan some Sunday. You will see horse-drawn carriages with top-hatted coachman, a vestige of the 1800s. तो यहाँ पर ये आपको एनाक्रोनिज्म की एग्जाम्पल बता रहे हैं कि भाई आप ये सोचो कि आप मतलब मैनहट्टन जाओ, मतलब ये USA में जगह है, वहाँ की बात कर रहे हैं। तो मैनहट्टन किसी संडे को अगर आप चले जाओ तो वहाँ पे जो है 59th स्ट्रीट और जो सेंट्रल पार्क वाली लोकेशन है मैनहट्टन में, वहाँ पर अगर आप संडे को जाते हो तो वहाँ पे आपको हॉर्स ड्रॉन कैरिजेस दिखेंगे। हॉर्स ड्रॉन कैरिजेस का मतलब कि जो घोड़े वाले जो तांगे होते हैं वो दिखेंगे, विद टॉप हैटेड कोचमैन, ठीक है, मतलब उनका जो चलाने वाला होगा, ठीक है, जो उसको चला रहा होगा वो टॉप हैटेड होगा, एंड अ वेस्टिज ऑफ द 1800, और ये हमको याद दिलाता है 1800 की, यानी कि जो हमारी 19वीं शताब्दी थी, ठीक है, 19th सेंचुरी थी, वो उसकी याद दिलाता है। उसी तरीके से सराउंडेड बाय 20th सेंचुरी मोटर कार्स एंड मॉडर्न स्काई स्क्रैपर्स, दीज रोमांटिक व्हीकल्स ऑफ अ बायगॉन एरा आर एनाक्रोनस, ठीक है। तो अभी आज के टाइम पे जो हमारी गाड़ियां वगैरह चलती हैं उनसे ये बहुत अलग होते हैं, ये जो तांगे वगैरह इतनी पुरानी चीज़ें हैं, 1800 के टाइम की हैं ये, ठीक है, मतलब 1800 मतलब जो ईयर था उसके आसपास के टाइम की ये सब चीज़ें हैं। तो ये जो है काफ़ी पुराने एरा की हैं। तो ये सारी जो चीज़ें कैसी हैं, एनाक्रोनस है, ठीक है। तो रीड अ नॉवल इन विच अ सेंसेस सपोजली टेकिंग प्लेस इन द 19th सेंचुरी एंड सी वन ऑफ द कैरेक्टर्स टर्निंग ऑन अ टीवी सेट, ठीक है, यानी कि आपने जो है कोई पुराना ऐसा नॉवल पढ़ा है जिसमें कोई ऐसे सीन की बात हो रही है कि उस सीन में क्या है 19th सेंचुरी की बात चल रही है, या फिर टीवी पर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं जो बहुत पुराने हैं, तो वो जो चीज़ होगी हम क्या बोलेंगे कि भाई ये क्या है, ये एक एनाक्रोनिज्म है, ठीक है। तो योर फ्रेंड टॉक्स थिंग्स ड्रेसेस एंड एक्ट्स एज ही इफ ही वर लिविंग इन द टाइम ऑफ शेक्सपियर, अनदर एनाक्रोनिज्म, यानी कि आपका कोई फ्रेंड है, वो जो बातें करता है, सोचता है, ठीक है, और उसका जो पहनावा है, उसका जो पहनने का तरीका है, और वो इस तरीके से हरकतें करता है जैसे कि वो शेक्सपियर के टाइम का हो, यानी कि शेक्सपियर जब जीवित थे, शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर उनकी बात हो रही है, तो उस टाइम की वो बातें करता है, मतलब ऐसा लगता है, इतना पुराना है वो। तो ये भी क्या है, ये भी आपका एनाक्रोनिज्म का एग्जाम्पल है। तो साइंस फिक्शन इज डेलिबरेटली एनाक्रोनस, ठीक है, इट डील्स विद फिनोमेना गैजेटरी अकम्प्लिशमेंट फार ऑफ पॉसिबली इन द फ्यूचर। तो ये साइंस फिक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको टाइम मशीन वाला एग्जांपल बताया, तो उसी तरीके से साइंस फिक्शन में भी बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ों की बात होती है जो शायद फ्यूचर में पॉसिबल हो पाए, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप ऐसे भी समझ सकते हो, लाइक डोरेमोन, सभी ने देखा होगा, तो डोरेमोन के जो गैजेट्स हैं, वो मतलब आज के टाइम में तो हमें ऐसा नहीं लगता कि रियल लाइफ में कहीं पर भी पॉसिबल है, बट क्या पता फ्यूचर में कुछ ऐसा पॉसिबल हो जाए। तो वो भी क्या है, एक एनाक्रोनिज्म है, ठीक है। तो एन एनाक्रोनिज्म इज आउट ऑफ टाइम, समथिंग आउट ऑफ प्लेस इज इनकॉन्ग्रुअस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एनाक्रोनिज्म जो अभी हमने टर्म पढ़ा, इसका मतलब कि आउट ऑफ टाइम, यानी कि टाइम से अलग है, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही, या तो पास्ट में थी वो चीज़ें या फिर वो फ्यूचर में पॉसिबल हो सकती हैं। उसी तरीके से यहाँ पर दूसरा एक वर्ड होता है इनकॉन्ग्रुअस, ठीक है, इनकॉन्ग्रुअस, स्पेलिंग आप देख सकते हो INCONGRUOUS, इनकॉन्ग्रुअस। तो इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है दैट इज विच इज समथिंग आउट ऑफ प्लेस, यानी कि जगह से बाहर, ठीक है, समथिंग आउट ऑफ प्लेसेस इनकॉन्ग्रुअस, अ वर्ड कंबाइनिंग द नेगेटिव प्रीफिक्स इन। तो इसमें भी ये जो आपका वर्ड है, इसमें इन जो है वो आपका नेगेटिव सेंस के लिए लगाया गया है, और कौन जो वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है, विद और टुगेदर, ठीक है, विद और टुगेदर। ये हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ भी लिया था, कॉन्जेनाइटल जो पढ़ा था हमने,
ठीक है। तो कॉन का मतलब क्या होता है, विद या टुगेदर, और जेनेटिक का मतलब क्या था, ओरिजिन या फिर जेनेसिस या बर्थ। ठीक है, तो उसी तरीके से कॉन का मतलब यह क्या हो गया, विद और टुगेदर हो गया। और इसके साथ एक लेटिन वर्ब है, लेटिन वर्ब मेरे हिसाब से ये ग्रस करके ही होगा। ठीक है, तो इन तीनों को जब हम मिला देते हैं तो इसका मतलब होता है, ये जो आपका लेटिन वर्ड है मतलब एंग्रस करके शायद होगा ये। ठीक है, तो इसका मतलब होता है एग्री या करस्पॉन्ड। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मतलब कोई ऐसी चीज जिस पर आप एग्री ना करें। ठीक है, तो वो हो गया। दस इट इज इन कॉन्ग्रेस टू वियर अ स्वेटर एंड स्लैक्स टू अ फॉर्मल वेडिंग, यानी कि मतलब आप एक फॉर्मल वेडिंग में जा रहे हो और वहां पर आप स्वेटर और स्लैक्स अगर पहनते हो तो वो बिल्कुल उस जगह के हिसाब से बिल्कुल ही अलग लगेगा। ठीक है, मतलब आप जिस जगह पे जाने की बात कर रहे हो, जिस जगह पर आप जा रहे हो, उस हिसाब से वो काफी अलग होगा, यानी कि आउट ऑफ प्लेस होगा। ठीक है, इट इज एनाक्रोनस टू वियर द वास्प वेस्ट कॉन्स्पिकियस बस्टल और पाउडर्ड विग ऑफ द 18th सेंचुरी। अगर हम एनाक्रोनस की बात करें तो मान लो आप जैसे अगर शादी में जा रहे हो एंड आपने जो है वो मतलब ऐसा कुछ पहन रखा है जो लड़ाई वड़ाई वॉर की चीज़ें थी या 18th सेंचुरी की कुछ ऐसी चीज़ें थी, तो वो आपका एनाक्रोनस हो गया, यानी कि पुरानी समय की चीज़ें। तो बात यहाँ पर यह है कि इन कॉन्ग्रेस का मतलब यह है कि वो उस जगह से कोई भी रिलेशन ना रखता हो, ऐसी कोई चीज़ अगर वहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे मान लो कि स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल में कोई साइकिल लेके आ जाता है। ठीक है, तो अब भाई साइकिल का तो कोई मतलब नहीं स्विमिंग पूल में, क्योंकि स्विमिंग पूल में तो स्विमिंग करनी है। अब साइकिल लेके आ जाता है तो वो कोई उसका मतलब नहीं है, तो वो चीज़ क्या हो गई, इनकॉन्ग्रेस हो गई, यानी कि आउट ऑफ प्लेस हो गई, उसका कोई मतलब ही नहीं उस जगह का। ठीक है, और आउट ऑफ टाइम का मतलब आपका क्या हो गया, एनाक्रोनस हो गया। और इसका जो नाउन फॉर्म है वो आपका इनकॉन्ग्रेस है या फिर इनकॉन्ग्रेटी भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड आता है क्रोनोलॉजिकल। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी लाइक आपने सुना होगा वर्ड कि आप इस चीज की क्रोनोलॉजी को समझिए। क्रोनोलॉजी बेसिकली क्या होता है, किसी भी चीज का टाइमली ऑर्डर। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जैसे हम बोलते हैं, जैसे हिस्ट्री के इवेंट्स जब हम पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं कि भाई सबसे पहले अर्ली मैन आए। ठीक है, एंड उसके बाद फिर क्या हुआ, हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उससे पहले स्टोन एज वगैरह आ जाती है, फिर आयरन एज आती है, फिर उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है, फिर उसके बाद अलग अलग रिलीजन्स का जो है ओरिजिन होता है। ठीक है, कि बुद्धिज्म आ रहा है, फिर जैनिज्म आ रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं। ठीक है, फिर ऐसी करके आगे हम बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो एंशियंट इंडिया आता है, फिर मतलब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो ये क्या है, ये एक तरीके की क्रोनोलॉजी है। क्रोनोलॉजी का मतलब कि आप किसी भी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो उसको टाइम के ऑर्डर में रख के। ठीक है, जैसे मान लो आप अगर बता रहे हो कि आपकी जो है क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप ऐसे करके बताओगे कि मैंने अपना क्लास 10th इस ईयर में किया, मैंने अपना क्लास 12th इस ईयर में पास आउट किया, मैंने अपना ग्रेजुएशन इस ईयर में पास आउट किया, मैंने अपना मास्टर्स इस ईयर में किया, मैं अपना पीएचडी इस ईयर में कर चुका हूँ। ठीक है, तो वो आपका एजुकेशन अगर आप बता रहे हो, एजुकेशन बैकग्राउंड, तो वो आपका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं क्रोनोलॉजिकल की। तो क्रोनोलॉजिकल का मतलब है इन करेक्ट टाइम ऑर्डर, कम्स फ्रॉम क्रोनोस। तो इसमें भी वर्ड जो आ रहा है आपका रूट वर्ड वो क्रोनोस आ रहा है, मतलब रिलेटेड टू टाइम। ठीक है, टू टेल अ स्टोरी क्रोनोलॉजिकली इज टू रिलेट द इवेंट इन द टाइम ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। तो अगर मान लो आप किसी स्टोरी को क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में बता रहे हो तो इसका मतलब है कि आप स्टोरी में चीजों को शुरुआत से लेते हुए जा रहे हो। ठीक है, कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर ऐसी घटना हुई, फिर ये चीज हुई। तो इस तरीके से इस चीज को हम क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजी बोलते हैं। तो क्रोनोलॉजी इज द साइंस ऑफ टाइम ऑर्डर एंड द एक्यूरेट डेटिंग ऑफ इवेंट। तो क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है, ठीक है, जैसे क्रोनस इसमें वर्ड आ रहा है और लोगोस वर्ड आ रहा है, तो क्रोनोस का मतलब क्या हो गया, टाइम, और लोगोस का मतलब क्या हो गया, साइंस ऑफ ए स्टडी, यानी कि टाइम की स्टडी। तो टाइम ऑर्डर के जो साइंस होता है उसी को हम क्रोनोलॉजी कहते हैं, एंड द एक्यूरेट डेटिंग ऑफ इवेंट। द एक्सपर्ट इन दिस फील्ड इज क्रोनोलॉजिस्ट। तो जो इन सब चीजों को करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिस्ट बोलते हैं। और अ लिस्ट ऑफ इवेंट्स इन द टाइम ऑर्डर इन विच दे हैव अकर्ड और विल अकर। फिर नेक्स्ट उसके बाद क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर क्या होता है, इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं आपके, क्रोनोज एंड मेट्रॉन। ठीक है, मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, एंड क्रोनोस का मतलब क्या होता है, टाइम। तो क्रोनोमीटर इज अ हाईली एक्यूरेट टाइम पीस, स्पेशली वन यूज्ड ऑन शिप्स। तो क्रोनोमीटर जो है वो शिप्स के ऊपर यूज किया जाता है, किस चीज को मेजर करने के लिए, टाइम को मेजर करने के लिए। ठीक है, क्रोनोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ टाइम। और क्रोनोमेट्री जो है उसे वो क्या होता है आपका, मेजरमेंट ऑफ टाइम को क्रोनोमेट्री कहते हैं, और उसका जो एडजेक्टिव वर्ड है वो आपका क्रोनोमेट्रिक होता है। फिर नेक्स्ट है एट द प्रीफिक्स सिन टुगेदर प्लस द वर्ब सफिक्स आइज टू क्रोनस। अगर क्रोनस में हम सिन यहाँ पर यूज करते हैं प्रीफिक्स की तरह, और आईजेडी इसको हम यूज करते हैं सफिक्स की तरह। प्रीफिक्स का मतलब होता है कोई भी ऐसा प्रीफिक्स अगर कुछ भी है तो मतलब ये कि वर्ड के पहले वो लगेगा, और सफिक्स का मतलब क्या होता है, वर्ड के बाद लगेगा। तो क्रोनो मतलब यहाँ पर जो ये आपका क्रोनोस वर्ड है, इसमें अगर हम सिन पहले लगा देते हैं और आईजेडी अगर बाद में लगा देते हैं तो हमें जो वर्ड मिलता है वो सिंक्रोनाइज मिलता है।
ठीक है, सिंक्रोनाइज। तो आपने देखा भी होगा लाइक कभी आपने जीमेल वगैरह अगर अपने फ़ोन में ओपन किया होगा तो वहाँ पे एक सिंक्रोनाइज करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो सिंक्रोनाइज का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें चल रही हैं वो साथ में चलती रहें, ठीक है। मतलब ये है कि जीमेल अगर आप खोल रहे हो तो मेल अगर आ रहे हैं तो मेल आते ही आपको मिलते रहें, तो वो सिंक्रोनाइज का, या सिंक लिखा होता है SYNC। तो सिंक का मतलब, या शॉर्ट में उसको सिंक भी बोल देते हैं, उसका फुल फॉर्म सिंक्रोनाइज ही है, तो उसको ही वो बोलते हैं। तो सिंक्रोनाइज का मतलब क्या है कि एटामोलॉजिकली टू टाइम टुगेदर, ठीक है। तो सिन का मतलब क्या था, टुगेदर था, और आइस का मतलब यहाँ पर आइस जो है मतलब ये क्रोनोस का मतलब क्या हो गया, टाइम हो गया, तो टाइम टुगेदर, और टू मूव हैपन और कॉज टू हैपन एट द सेम टाइम, यानी कि सेम टाइम पे चीजें होना। अगर मान लो आप अपने जीमेल खोलते तो वहां पे देखना सिंक का ऑप्शन आता है, ऑटो सिंक का ऑप्शन आता है। तो ऑटो सिंक का मतलब ये है कि आपने अगर ऑटो सिंक का ऑप्शन जीमेल के अंदर ओपन कर लिया अपने मोबाइल के अंदर, तो जैसे ही मेल आएगा वैसे ही आपको रिसीव हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप ऑटो सिंक को ऑफ रखते हो तो क्या होगा, मेल आपको आ जाएगा, लेकिन जब तक आप उसको रिफ्रेश नहीं करोगे तब तक आपको मेल रिसीव नहीं होगा। तो ये होता है इसका मतलब। तो मैंने आपको एग्जांपल देकर भी समझा दिया, ठीक है। तो इफ यू एंड योर फ्रेंड सिंक्रोनाइज योर वॉचेस, यू सेट देम एट द सेम टाइम। अगर मान लो आप हो और आपका फ्रेंड है और आपके पास दोनों के पास वॉच है, यानी कि घड़ी है, उस घड़ी को आप क्या कर दो, सिंक्रोनाइज कर दो सेम टाइमिंग पे। मतलब सिंक्रोनाइज कर दो, सिंक्रोनाइज करने का मतलब क्या है कि वो एक साथ चलेंगे, यानी कि अगर आपकी घड़ी में 12 बज रहे हैं तो उसकी घड़ी में भी 12 बज रहे होंगे उस टाइम पे, तो यानी कि सेम टाइम पे दोनों घड़ी चल रही हैं। इफ यू सिंक्रोनाइज द एक्टिविटी ऑफ योर आर्म्स एंड लेग्स एज इन स्विमिंग, यू मूव देम एट द सेम टाइम और रेट। अगर मान लो स्विमिंग कर रहे हो आप और आप अपने आर्म्स और लेग्स को सिंक्रोनाइज करते हो, तो इसका मतलब है कि वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसका जो एडजेक्टिव वर्ड होता है वो सिंक्रोनस होता है, और उसका जो नाउन है वो आपका सिंक्रोनाइज होता है या फिर सिंक्रोनाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्रोनोस से रिलेटेड यानी कि टाइम से रिलेटेड हमने पढ़ लिया, टाइम एंड प्लेस से रिलेटेड। अब हम जो दूसरा यहाँ पर पढ़ेंगे वो है डिजीज, सफरिंग या फिर टीलिंग, ठीक है। तो हमने जो है लायर के केस में एक पैथोलॉजिकल लायर देखा था। तो पैथोलॉजिकल लायर एक ऐसा लायर देखा था हमने लाइक जिसका कोई भी क्योर ना हो, ठीक है, वो एक इस तरीके का लायर होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर पैथोलॉजिकल जो वर्ड है, पैथोलॉजिकल इज डिजीज्ड, ठीक है, एक पैथोलॉजिकल कंडीशन के बारे में बता रहा है। तो पैथोलॉजिकल का मतलब क्या है, डिजीज्ड। दिस मीनिंग ऑफ द वर्ड इग्नोर्स द रूट लोगोस साइंस या स्टडी। तो इसमें जो है जो रूट वर्ड लोगोस है उसका कोई मतलब नहीं होता। पैथोलॉजिकल अगर कहीं पे भी वर्ड आ रहा है तो उसका मतलब डिजीज से रिलेटेड है, क्योंकि जो यहाँ पर पैथोज वर्ड होता है, ठीक है, आपने देखा भी था पैथोज जो वर्ड होता है मतलब रिलेटेड टू क्या होता है आपका, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे रिलेटेड होता है, ठीक है। तो पैथोलॉजी इज द साइंस और स्टडी ऑफ और डिजीज या इट्स नेचर, कॉज, क्योर एक्सेट्रा। यानी कि जो पैथोलॉजी होती है, जैसे आपने देखा होगा लाइक आपको कभी भी ब्लड टेस्ट वगैरह करवाना होता है तो आप कहाँ जाते हो, पैथोलॉजी लैब जाते हो। तो पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है, साइंस या फिर स्टडी ऑफ डिजीजेस। यानी कि वो लोग क्या करते हैं, जब आपका ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें पता लगाते हैं कि भाई आपको क्या कोई बीमारी है, कोई इन्फेक्शन है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और उसका कॉज क्या है, क्योर क्या हो सकता है, ये सारी चीजें पैथोलॉजी के अंदर आती हैं। हाउएवर अनदर मीनिंग ऑफ द नाउन इग्नोर्स लोगोस एंड पैथोलॉजी में बी एनी मॉर्बिड डिजीज और एबनॉर्मल फिजिकल कंडीशन और कंडीशंस, इन शॉर्ट सिंपली डिजीज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मतलब कई बार क्या होता है पैथोलॉजी में से लोगोस वर्ड को हटा के मतलब इसका जो सिंपल सा मतलब ये बन जाता है कि कोई भी चीज जो बीमारी से पीड़ित है, यानी कि बीमार है, तो उसको भी हम पैथोलॉजी बोलते थे, ठीक है, या पैथोलॉजिकल बोल देते हैं कि ही इज अ पैथोलॉजिकल पर्सन, मतलब लाइक कि उसको कुछ बीमारी से मतलब कुछ बीमारी वगैरह है, ऐसी चीज है, ठीक है। और मॉर्बिड जो यहाँ पर लिखा ना, मॉर्बिड का मतलब ये होता है कि लाइक जिसको कुछ ऐसी चीजें पसंद होती हैं जो मतलब हर किसी को पसंद नहीं होती, मतलब कि बहुत ही बुरी चीजें, मतलब अनप्लीजेंट चीजें, ठीक है, जिसको आप पसंद करने की इच्छा भी नहीं करोगे, ऐसी चीजें अगर किसी को पसंद है तो ऐसे पर्सन को हम मॉर्बिड पर्सन कहेंगे। तो कोई भी मतलब पैथोलॉजी का वर्ड हम पैथोलॉजी को हम मॉर्बिड या डिजीज केस में यूज कर लेते हैं। तो एज इन दिस केस इन्वॉल्व सो मेनी काइंड्स ऑफ पैथोलॉजी दैट सेवरल डिफरेंट स्पेशलिस्ट आर वर्किंग ऑन इट, ठीक है, कि जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है कि ये वाला जो केस है इसमें काफी सारे पैथोलॉजी हैं, कि इसमें जो है काफी सारे स्पेशलिस्ट जो है वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो पैथोलॉजी का मतलब कि डिजीज, काफी सारे डिजीज हैं एंड इस डिजीज के ऊपर काफी सारे स्पेशलिस्ट जो वो काम कर रहे हैं। तो पैथोलॉजी अगर कहीं पर भी वर्ड आता है तो मतलब रिलेटेड टू डिजीज ही रहेगा वो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पैथोलॉजिस्ट। तो पैथोलॉजिस्ट क्या होता है, इज एन एक्सपर्ट हु एग्जामिन्स टिश्यू ऑफन बाय ऑटोप्सी और बायोप्सी टू डायग्नोस डिजीज and interpret the abnormalities in such tissue that may be caused by specific diseases। तो पैथोलॉजिस्ट बेसिकली क्या होता है, ये एक एक्सपर्ट होता है, ठीक है, मतलब जो पैथोलॉजी लैब में काम करता है उसी को पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है, टिश्यू को एग्जामिन करता है, ठीक है। अब टिश्यू क्या है, वैसे तो टिश्यू आपका ब्लड भी टिश्यू ही होता है, ठीक है, मतलब वो आपका फ्लूइड टिश्यू होता है, तो ब्लड को भी वही करता है एग्जामिन, या फिर मान लो आपका बॉडी का कोई छोटा सा मास
मतलब हो गया, मास ऑफ सेल्स हो गए, तो उसको अगर एग्जामिन कर रहा है, या ऑटोप्सी, ऑटोप्सी का मतलब हम देख चुके हैं क्या होता है, पोस्टमार्टम, ठीक है। तो ऑटोप्सी अगर कर रहा है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं। और ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस टिश्यू के अंदर क्या क्या एबनॉर्मलिटीज हैं जिससे किसी भी पर्सन को डिजीज हुई है। तो पैथोस अकर्स इन सम इंग्लिश वर्ड्स विद द एडिशनल मीनिंग ऑफ फीलिंग, ठीक है। तो पैथोस जो है यहाँ पर काफी सारे इंग्लिश वर्ड्स में यूज होता है जिसका अलग से एक मतलब भी होता है, फीलिंग। तो पैथोस का मतलब क्या है, एक तो रिलेटेड टू आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ये आपके बैक्टीरिया, ये सब इससे रिलेटेड हो गया, यानी कि डिजीज से रिलेटेड हो गया, ठीक है। जैसे पैथोजन करके वर्ड होता है, ठीक है, पैथोजन जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। पैथोजन बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज को कॉज करते हैं, तो उन्हें हम पैथोजन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पैथोज यहाँ पर जो वर्ड है ये आपका कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड्स में यूज होता है जहां पर उसका मतलब फीलिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इफ यू फील और सफर विद समवन यू आर सिंपैथेटिक, ठीक है। तो सिंपैथेटिक का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना सिंपैथी शो करना, सिंपैथी मतलब किसी के प्रति जो है मतलब कुछ दया भाव इस तरीके से दिखाना, सिंपैथी दिखाना, ठीक है। तो सिंपैथी का मतलब ये है कि लाइक किसी के फेवर में आप कुछ चीज ऐसी कर रहे हो, तो उसका मतलब है कि आप उसको सिंपैथी दे रहे हो, ठीक है। तो सिंपैथी का मतलब क्या है कि अगर आप किसी के लिए फील करते हो या उसके साथ मतलब उसकी जो सफरिंग है उसके साथ उस चीज़ को सफ़र मतलब फील करने की कोशिश करते हो, तो आप सिंपैथेटिक कहलाओगे। तो यहाँ पर जो सिम है वो आपका रिपेलिंग बिफोर द लेटर पी ऑफ द ग्रीक प्रीफिक्स सिन, ठीक है, विद और टुगेदर। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो सिंपैथेटिक होता है वहां पर सिन ही लगा होता है स्टार्टिंग में। सिन का मतलब क्या होता है, विद या फिर टुगेदर, लेकिन जब हम उसको बोलते हैं तो वो सिंपैथेटिक हो जाता है। द नाउन इज, इसका जो नाउन वर्ड है वो सिंपैथी है, और इसका जो वर्ब है वो आपका सिंपैथाइज है। तो हस्बैंड्स फॉर एग्जाम्पल, सो द स्टोरी गोस, मे हैव सिंपैथेटिक लेबर पेन्स व्हेन देयर वाइफ्स आर अबाउट टू डिलीवर। कहने का मतलब ये है कि सिंपैथेटिक से लाइक ऐसे समझ सकते हैं कि जब मान लो कोई स्टोरी के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे क्या होता है कि जो मतलब वाइफ होती है, अगर मान लो उनका लेबर पेन चल रहा है यानी कि डिलीवरी का टाइम चल रहा है, तो उस टाइम पे बेसिकली क्या होता है, हस्बैंड जो होते हैं वो उस चीज़ को, उस लेबर पेन को फील कर सकते हैं। अगर वो फील कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो सिंपैथेटिक है अपनी वाइफ के लिए, ठीक है। और इसका जो प्रीफिक्स है, अगर मान लो प्रीफिक्स एंटी लगाते हैं तो एंटी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के अगेंस्ट। जैसे हमने एंटी सोशल पढ़ा था, ठीक है, एंटी सोशल, ठीक है, जो यानी कि समाज के खिलाफ होते हैं, ऐसे जो तत्व होते हैं उन्हें हम एंटी सोशल कहते हैं। तो इफ़ यू एक्सपीरियंस एंटीपैथी टू पीपल और थिंग्स यू फील अगेंस्ट देम, यानी कि अगर लाइक किसी का नेचर एंटीपैथी वाला है, एंटीपैथी मतलब कि लाइक कोई किसी को सपोर्ट नहीं करेगा बल्कि उसके अगेंस्ट रहेगा, ठीक है, लोगों के प्रति या चीज़ों के प्रति जो है वो अगेंस्ट वाली फीलिंग लेके आएगा, उनको साथ मतलब उनको समर्थन नहीं देगा। समर्थन देगा तो उसे सिंपैथी कहेंगे, नहीं देगा उसके अगेंस्ट जाएगा, ठीक है। मान लो कोई ऐसी सड़क पे मतलब रो रहा है, ठीक है, और बहुत गरीब सा है और आप उस पर चिल्ला रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, तो वो लाइक क्या हो गया, एंटीपैथिक बिहेवियर हो गया, ठीक है। और अगर मान लो आप उसको खाना वाना दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, ठीक है, उसको कपड़े वगैरह दे रहे हो, तो आपने क्या दिखाया, उसकी सिंपैथी दिखाई, क्योंकि आपने उसके पेन को समझा, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हो। तो ये चीज़ हो गई, एंटीपैथी हो गया, यू फील स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हॉस्टिलिटी, यानी कि आपको वो चीज़ बहुत ही बुरी लगती है। और इसका जो एडजेक्टिव वर्ड है वो आपका एंटीपैथेटिक है, और इसका जो एज इन एंटीपैथेटिक रिएक्शन टू एन अथॉरिटी होगा, ठीक है। तो इसका एडजेक्टिव वर्ड क्या हो गया, एंटीपैथेटिक हो गया। बट यू मे हैव नो फीलिंग एट ऑल, जस्ट इनडिफरेंस, लैक ऑफ एनी इंटरेस्ट, इमोशन और रिस्पॉन्स, कंप्लीट लिस्टलेसनेस, स्पेशली व्हेन सम रिएक्शन इज नॉर्मल और एक्सपेक्टेड, देन यू आर एपैथेटिक। यानी कि अगर मान लो ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो आप किसी के हक में कुछ बोलना चाहते हो, ना उसके अगेंस्ट जाके कुछ बोलना चाहते हो, तो आप कौन से व्यक्ति हो गए, आप एपैथेटिक हो गए। यानी कि आपके अंदर कोई ऐसी भावना है ही नहीं किसी के प्रति, ना गुस्से की भावना ना प्यार की भावना, ठीक है। तो एज यू नो इज अ नेगेटिव प्रीफिक्स। तो जैसे पैथेटिक होता है, पैथेटिक में ए अगर हमने लगा दिया तो एपैथेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब किसी चीज़ के लिए फीलिंग ही नहीं है, क्योंकि पैथोस जो वर्ड है उसका मतलब क्या है, फीलिंग, फीलिंग के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। तो मतलब किसी चीज़ के लिए फीलिंग ही नहीं है। उसका जो नाउन होता है वो एपैथी होता है, एज इन वोटर एपैथी, स्टूडेंट एपैथी, ठीक है। तो वोटर एपैथी का मतलब ये है कि कोई वोटर है उसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है कि भाई किसको वोट करना है, या स्टूडेंट अगर है तो उसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है कि भाई क्या करना है, मतलब, ठीक है। तो वो हो गया आपका एपैथी या एपैथेटिक। On the other hand, you may be so sensitive or perceptive that you only share the feelings of another, but you also identify with those feelings. In fact, experience them yourself as if momentarily you were that other person, ठीक है। What you have then is empathy। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो,
ठीक है, दैट यू नॉट ओनली शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर बट यू ऑल्सो आइडेंटिफाई विद दोज फीलिंग। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या है, दूसरे की फीलिंग को समझने की कोशिश नहीं करते, साथ में क्या करते हो, आप उस फीलिंग को मतलब खोजने की भी कोशिश करते हो, या मतलब ये है कि वो फीलिंग्स आपके अंदर भी पहले से हैं। ठीक है, इनफैक्ट एक्सपीरियंस देम योरसेल्फ एज इफ मोमेंटरली यू वर दैट पर्सन। यानी कि किसी भी चीज को, यानी कि किसी भी पर्सन की फीलिंग को इस तरीके से समझ लेते हो जैसे कुछ देर के लिए वो व्यक्ति आप खुद बन जाते हो। ठीक है, तो इस वाली चीज को हम क्या कहते हैं, एम्पैथी कहते हैं। ठीक है, एम्पैथी का मतलब यह है कि लाइक दूसरे की फीलिंग आप इतने अच्छे से समझ जा रहे हो कि कुछ टाइम के लिए तो आप खुद को ही वो व्यक्ति मानने लगते हो। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि कोई बहुत ही गरीब व्यक्ति है, ठीक है, कोई बहुत ही गरीब पर्सन है एंड वो मतलब ठंड में है एंड आपको ऐसा लग रहा है कि भाई उस बंदे को बहुत ठंड लग रही होगी, उसने काफ़ी दिनों से कुछ खाया भी नहीं होगा, तो लाइक वो चीज़ें आपने अपने दिल पर ले ली एंड आपने ये सोचा कि भाई काश अगर मैं वो होता, तो उस पेन को आप उस तरीके से अगर समझ रहे हो, तो इस चीज़ को हम एम्पैथी कहते हैं। यानी कि ये वाली जो फीलिंग है इसे हम एम्पैथी कहते हैं। ठीक है, तो यू एम्पैथाइज, तो इसका जो मतलब वो है वर्ब, वो आपका एम्पैथाइज है, और यू आर एम्पैथेटिक ये जो है इसका एडजेक्टिव वर्ड है। ठीक है, एम्पैथिक या एम्पैथेटिक। ठीक है, तो एम्पैथिक या फिर एम्पैथेटिक क्या हो गया, इसका आपका जो है एडजेक्टिव वर्ड हो गया। ठीक है, तो समवन इज पैथेटिक हु इज ऑब्वियसली सफरिंग, सच अ पर्सन मे अराउज सिंपैथी और पिटी इन यू। ठीक है, तो पैथेटिक की अब हम बात करें तो पैथेटिक का मतलब क्या हो गया, लाइक किसी के लिए मतलब जो भी उसकी फीलिंग्स है उनको समझना। ठीक है, ऑब्वियसली सफरिंग सच अ पर्सन में अराउज सिंपैथी और पिटी। तो पैथेटिक का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसके कारण आपके अंदर उसको सोचने के लिए फीलिंग्स आ जाए। यानी कि जैसे मतलब हम वो उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, मान लो कोई भी व्यक्ति है कुछ बुरी कंडीशन में है एंड वो आपको मजबूर कर दे उसको समझने के लिए, यानी कि अपने लिए सिंपैथी पैदा करने के लिए वो मजबूर कर दे, तो ऐसे पर्सन को हम पैथेटिक कहेंगे। ठीक है, पैथेटिक का मतलब कि कोई पर्सन ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दे कि आप जो है उसका पेन जो है वो समझने के लिए एकदम तैयार हो जाए। ठीक है, मतलब आपकी मजबूरी हो जाए कि भाई आपने उसको समझना ही है, तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे, पैथेटिक बोलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद है समवन इज पैथेटिक हु इज ऑब्वियसली सफरिंग सच अ पर्सन मे अराउज सिंपैथी और पिटी। ठीक है, और अ पैथेटिक स्टोरी इज अबाउट सफरिंग एंड अगेन इज लाइकली टू अराउज सैडनेस, सॉरो और पिटी। यानी कि एक पैथेटिक स्टोरी अगर किसी की है, अगर मान लो किसी की भी स्टोरी है एंड वो पैथेटिक स्टोरी है, तो पैथेटिक स्टोरी का मतलब है कि उसकी सफरिंग के बारे में, और वो आपके अंदर जो है सैडनेस को अराउज कर दे, यानी कि सैडनेस ला दे आपके अंदर। ठीक है, इस बात को सोचने पर मजबूर कर दे, मतलब कि उसके अंदर जो पेन है या उस चीज़ को समझने के लिए। तो सम इंटरेस्टिंग रिसर्च वॉज डन मेनी ईयर्स अगो बाय डॉक्टर J.B. Rhine and his associate at Duke University on extrasensory perception. You will find an interesting account of Rhine's work in this book, The Reach of the Mind. ठीक है, what makes it possible for two people separated by miles of telegram to communicate with each other without recourse to messenger, telephone, telegraph or postal service. It can be done say the believers in telepathy, also called mental telepathy. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मतलब ये किसी एक डॉक्टर की बात हो रही है जो ये लिखा था, डॉक्टर J.B. राइन। तो इन्होंने लाइक मतलब मन को पढ़ने के लिए लाइक इन्होंने ऐसा कुछ मतलब एक थेरेपी जैसा बनाया था। ठीक है, फॉर टू पीपल सेपरेटेड बाय माइल्स ऑफ स्पेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर विदाउट रिकोर्स टू मैसेंजर, टेलीफोन, टेलीग्राफ और पोस्टल सर्विस। यानी कि कोई ऐसे दो व्यक्ति हैं अगर जो बहुत दूर हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो वो टेलीपैथी की टेक्निक को यूज़ करके जो है आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इट कैन बी डन से द बिलीवर्स इन टेलीपैथी। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड मेंटल टेलीपैथी दो दे डू नॉट येट एडमिट टू नोइंग हाउ। ठीक है, हाउ कैन वन पर्सन रीड द माइंड ऑफ अनदर। तो टेलीपैथी का मतलब बेसिकली ये है कि अगर मतलब आप जो है किसी से दूर हैं काफ़ी एंड आप जो है उसकी मन की बात को पहचान जा रहे हैं कि वो क्या सोच रहा होगा इस टाइम पे। ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, टेलीपैथी बोलते हैं। ठीक है, तो टेली का मतलब क्या हो गया, रिलेटेड टू डिस्टेंस हो गया। ठीक है, जैसे हमने टेलीपोर्ट पढ़ा था, हमने चाहे टेलीपोर्ट मतलब वो ही पढ़ा था। ठीक है, तो टेली का मतलब लाइक रिलेटेड टू डिस्टेंस हो गया एंड पैथोस का मतलब यानी कि क्या हो गया, फीलिंग हो गया। तो फिर भी ये सोचने की बात है कि भाई हाउ कैन वन पर्सन रीड द माइंड ऑफ अनदर, यानी कि एक व्यक्ति जो है दूसरे का मन कैसे पढ़ सकता है। तो सिंपल, बाय बीइंग टेलीपैथिक। तो अगर कोई भी पर्सन टेलीपैथिक है तो इसका मतलब है कि वो दूसरे के मन को पढ़ सकता है, बस इसका मतलब ये है। बट नो वन कैन एक्सप्लेन द केमिस्ट्री और बायोलॉजी ऑफ इट, यानी कि इसके पीछे की साइंस को कोई नहीं समझ सकता कि अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है। ठीक है, और कैसे हो सकता है। तो टेलीपैथी इज बिल्ड बाय कंबाइनिंग पैथोस फीलिंग विद द प्रीफिक्स टेली। टेली का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस होता है। द सेम प्रीफिक्स इज फाउंड इन टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलीस्कोप।
तो यही जो टेली वर्ड है आपका, टेली जो रूट वर्ड है, यही आपका टेलीफोन में इस्तेमाल होता है, टेलीग्राफ में इस्तेमाल होता है और टेलीस्कोप में इस्तेमाल होता है। और टेली का मतलब क्या है? डिस्टेंस। तो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन अकर्स व्हेन पीपल कैन फील ईच अदर्स थॉट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस व्हेन दे हैव ईएसपी। यानी कि मतलब ये है कि जब मतलब एक दूसरे से काफ़ी दूर हो, उसके बावजूद जो है वो एक दूसरे के मन के विचारों को समझ जाए, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? टेलीपैथी बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, इसको आप खुद से कर लेना। ठीक है, चाहो तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना बुक के। एंड हम जो एक्सरसाइज करेंगे यहाँ पर, ये तो मैचिंग वाली है। ठीक है, और चलो ये कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो आर दीज डेट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर 1492, 1941, 1586। बताओ क्या ये डेट्स ऑर्डर में है? नहीं भाई, क्योंकि 1492 आया, 1941 आया, फिर उसके बाद की डेट आ गई, तो ये क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या है कि लाइक टाइम से सारी चीजें चल रही हैं। तो पहले अगर 1492 आता, फिर 1586 आता, फिर 1941 आता, तो ये आपका इंक्रीजिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाता, तो ये नहीं होगा, नो हो जाएगा। इस पैथोलॉजी द स्टडी ऑफ हेल्दी टिश्यू, तो ये भी नो हो जाएगा, क्योंकि हेल्दी टिश्यू की बात नहीं हो रही थी, जो डिजीज्ड टिश्यू होते हैं उनकी पैथोलॉजी में स्टडी होती है। इस टेलीपैथिक कम्युनिकेशन कैरिड ऑन बाय टेलीफोन, टेलीपैथिक क्या टेलीफोन पे होता नहीं, वो तो ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, मन से हो जाता है। तो डज अ सिंपैथेटिक पर्सन शो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अनदर फीलिंग, इसका यस हो जाएगा। सिंपैथेटिक जो रिस्पॉन्स होता है वो आपका दूसरे का जो फीलिंग्स होती है उनको समझने की अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, इज वन एंटीपैथेटिक टू थिंग्स आइडियाज और पीपल वन फाइंड्स एग्रीएबल, यानी कि कोई अगर ऐसा है जो कि एंटीपैथेटिक हो, यानी कि जिसको दूसरे की फीलिंग से कोई फर्क ही ना पड़ता हो, क्या लोग उससे सहमत होंगे? तो नो हो जाएगा उसका भी। ठीक है, डू एपैथेटिक पीपल रिएक्ट स्ट्रांगली। ठीक है, यानी कि एपैथेटिक पीपल जो होते हैं, यानी कि जो मतलब बहुत क्रूएल होते हैं, जो अगेंस्ट रहते हैं, उन्हीं तो हम एपैथेटिक कह रहे थे। जैसे एक सिंपैथी था और एक आपका एपैथी था। ठीक है, तो एपैथेटिक मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट करते, तो इसका यस हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का नो दिया हुआ है। ठीक है, एपैथेटिक एक बार फिर से देख लेते हैं क्या था, यहाँ पर था। ठीक है, तो ये था आपका पैथोलॉजिस्ट था, उसके बाद आपका क्या क्या था? सिंपैथी था। सिंपैथी के बाद आपका क्या था? एंटीपैथी था। ठीक है, वो अगेंस्ट हो गया। एंड एपैथेटिक मतलब क्या होता है? एपैथेटिक का मतलब क्या होता था? जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब दूसरे के पेन से या दूसरे की फीलिंग से या दूसरे की सफरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे हम बोलते थे एपैथेटिक। ठीक है, तो रिएक्ट स्ट्रांगली करेगा तो नो हो जाएगा। तो डज एन एम्पैथिक रिस्पॉन्स शो आइडेंटिफिकेशन विद द फीलिंग्स ऑफ अनदर। तो एम्पैथेटिक बेसिकली क्या होता था? स्ट्रांगली अगर किसी को फील कर रहा है तो ये आइडेंटिफिकेशन दिखा देता, तो ये यस हो जाएगा। 7 का यस हो गया। ठीक है, फिर 8 है, इज अ स्विम सूट इनकॉन्ग्रुअस अटायर एट अ फॉर्मल सेरेमनी। ठीक है, तो क्या स्विम सूट जो है वो फॉर्मल सेरेमनी में आप पहन के जा सकते हैं? क्या वो इनकॉन्ग्रुअस अटायर होगा? तो हाँ, सही बात है, यस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 8 का क्या हो गया? यस हो गया। कि क्योंकि इनकॉन्ग्रुअस का मतलब क्या है? आउट ऑफ प्लेस, यानी कि जिस जगह पर जिस चीज़ की कोई वो महत्व नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ को अगर आप वहाँ लेके जा रहे हो तो वो चीज़ क्या हो गई? इनकॉन्ग्रुअस हो गई। इज एन एनाक्रोनिस्टिक एटीट्यूड अप टू डेट, क्या एनाक्रोनिस्टिक एटीट्यूड जो है अप टू डेट होता है? अप टू डेट का मतलब क्या है कि आज जो चल रहा है उसके जैसा होता है, तो ये नो हो जाएगा। आर सिंक्रोनस मूवमेंट्स आउट ऑफ टाइम विद वन अनदर, तो सिंक्रोनस मूवमेंट जो होते हैं वो क्या आउट ऑफ टाइम होते हैं? नहीं, वो क्या होते हैं? विद टाइम होते हैं। ठीक है, या टाइम टुगेदर होते हैं। ठीक है, एक साथ चलते हैं, तो ये नो हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इन ऑर्डर ऑफ टाइम। इन ऑर्डर ऑफ टाइम को क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, या क्रोनोलॉजिकल कहते हैं। आउट ऑफ प्लेस क्या हो जाएगा? इनकॉन्ग्रुअस हो जाएगा। ठीक है, आउट ऑफ टाइम, तो आपको आउट ऑफ टाइम के बारे में लिखना है और 2 फॉर्म्स लिखने हैं। तो एनाक्रोनस हो गया और एनाक्रोनिसिटी था। ठीक है, एक तो एनाक्रोनस हो गया, इसका देख लेते हैं आंसर थर्ड वाले का। एनाक्रोनस है और एक आपका एनाक्रोनिस्टिक है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फोर्थ है फिफ्थ है समथिंग और स्टेट ऑफ बीइंग आउट ऑफ प्लेस, तो ये आपका इनकॉन्ग्रुअस हो जाएगा। लैक ऑफ फीलिंग क्या हो जाएगा? एपैथी हो जाएगा। मेजरर ऑफ टाइम क्या हो जाएगा? क्रोनोमेट्री हो जाएगा। स्टडी ऑफ डिजीज पैथोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी और डिसलाइक, ये आपका फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी और डिसलाइक ये आपका आई थिंक एंटीपैथी होगा। ठीक है, 9th का देख लेते हैं। 9th का एंटीपैथी। ठीक है, फिर 10th है यहाँ पे टू अकर और कॉज टू अकर एट द सेम टाइम और रेट, तो ये आपका सिंक्रोनाइज हो जाएगा। इवोकिंग सॉरो और पिटी, ठीक है, मतलब किसी के अंदर लाइक ऐसी भावना लेके आना। ठीक है, सॉरो या सैडनेस की भावना लेके आना, तो उसे हम क्या बोल रहे थे? ठीक है, एक बार देख लेते हैं।
11th का पैथेटिक, ठीक है ठीक है। पैथेटिक वो चीज़ होती है लाइक जो चीज़ आपके अंदर सिंपैथी क्रिएट करने की फीलिंग लाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, पैथेटिक कहेंगे। समथिंग आउट ऑफ टाइम, ठीक है, आउट ऑफ टाइम क्या हो जाएगा आपका, क्या बोलते हैं, समथिंग आउट ऑफ टाइम, ये आपका क्या हो जाएगा, एनाक्रोनस हो जाएगा। स्टेट ऑफ रिकरिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है, जो चीज़ बार बार अगर होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रोनिक हो जाएगा। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ठीक है, इसका देख लेते हैं 14 का क्या, टेलीपैथी, ठीक है ठीक है। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन मतलब वही कि लाइक दूसरे के मन के विचारों को आप अगर पढ़ ले रहे हो दूर से, तो वो क्या आपका एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है। वन हु एग्जामिन्स टिश्यू टू डायग्नोस डिजीज, तो इसे पैथोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन विद द फीलिंग्स ऑफ अनदर, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन विद द फीलिंग्स ऑफ अनदर, यानी कि दूसरे की फीलिंग्स, तो वो आपका एम्पैथी हो जाएगा, ठीक है, EMPATHY या एम्पैथेटिक, ठीक है। तो 16 का क्या हो गया, एम्पैथी हो गया। फिर 17 है हैपनिंग एट द सेम टाइम और रेट, तो ये आपका सिंक्रोनस हो जाएगा, एडजेक्टिव वर्ड बताना है तो सिंक्रोनस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है स्किलफुल एट थॉट ट्रांसफरेंस विदाउट सेंसरी कम्युनिकेशन, तो ये आपका टेलीपैथिक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कैलेंडर ऑफ इवेंट्स इन टाइम सीक्वेंस, तो ये आपका क्रोनोलॉजिकल हो जाएगा या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है रेफरिंग टू द मेजरमेंट ऑफ टाइम, एडजेक्टिव आपको बताना है तो ये क्रोनोमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 20 वर्ड्स यहाँ पर हो गए सारे, हमने देख लिए, और यहाँ पर हमारा जो सेशन 16 है वो खत्म होता है, ठीक है। तो आई होप आपको इस सेशन में मज़ा आया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और बाकी सेशन अगर आपने नहीं देखे हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।